एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं दो तरीके के लोगों को मिलता हूँ। एक वो लोग हैं जिनको लगता है प्लास्टिक सर्जरी ये ग्लैमर से जुड़ा हुआ है और ये पूरा आपका चेहरा, आपकी बॉडी पूरी चेंज कर देगा। एक तो वो लोग हैं और एक दूसरे सबसेट ऑफ लोग हैं जो सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी यानी स्किन की सर्जरी है, बर्न की सर्जरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हम आगे जाके देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का उदय कैसे हुआ, भारत से कैसे वो रिलेटेड है। हम ये भी देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी के क्या टाइप्स है, प्लास्टिक सर्जरी के रिलेटेड कुछ मिथ्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर अमित मोड़े। आई एम अ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन practicing in Pune since last 10 years and let us go to the main topic. सो अभी ये जो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं उसमें वो प्लास्टिक वर्ड है, उसका क्या मतलब है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्लास्टिक बॉडी के अंदर डाला जाता है इसीलिए उसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं क्या। तो वैसे नहीं है। ग्रीक भाषा जो है उसमें प्लास्टिकॉस का मतलब है टू मोल्ड, या एक किसी भी चीज़ को एक आकार देना, एक स्वरूप देना, इसको प्लास्टिकॉस कहते हैं। तो उसी से ये प्लास्टिक सर्जरी ये शब्द आया हुआ है। अभी ब्रॉडली देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी के आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, दो स्पेशलिटीज़ मिलेंगे। एक होता है एस्थेटिक सर्जरी और दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होता है? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कहीं पे कोई डिफेक्ट है या कोई फंक्शन ठीक तरह से हो नहीं रहा और उसके लिए हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होता है। एस्थेटिक सर्जरी क्या होता है? एस्थेटिक सर्जरी में पेशेंट ऑलरेडी नॉर्मल है और उसे किसी पार्ट का अपीयरेंस थोड़ा सा एनहांस करना है, तो उसे हम एस्थेटिक सर्जरी में डालते हैं। तो अभी देखो कि जैसे हम ओरल कैंसर के लिए कोई सर्जरी कर रहे हैं, जॉ निकाला हुआ है, तो उसके लिए हम पैर से बोन लेके उसको अच्छी तरीके से शेप देके फिर उसका ब्लड वेसल्स यहाँ पे नेक में जोड़ के एक अच्छा जॉ बना देते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट को खाने में, बोलने में, इनफैक्ट इवन अपीयरेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। अभी एस्थेटिक सर्जरी क्या हो गया? तो आपको कहीं पे थोड़ा सा एक्सेसिव फैट है, ऐसे पकड़ो कि आपके आर्म्स में है या पेट के अंदर थोड़ा एक्सेसिव चर्बी है, तो उसको जब निकालते हैं और वो पेट का जो शेप है ऐसे एक स्ट्रीम लाइन शेप चाहिए या फिगर ऑफ 8 जो चाहिए, नैरो वेस्ट करना है वो फैट निकाल के, तो उसको हम एस्थेटिक सर्जरी में डालते हैं। अभी ये तो हो गया अपना रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वाला पार्ट। अभी ऐसे पकड़ो कि कोई अगर है जिसको अपना जॉस थोड़ा सा शार्पन करना है, थोड़ा सा चिन बड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम चिन में इम्प्लांट डाल सकते हैं। वही पेशेंट को अगर डबल चिन है तो उसके लिए हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। तो वो पार्ट जो है वो एस्थेटिक सर्जरी में जाएगा। तो अब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का जो इतिहास है, प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये एक जेंटलमैन्स मैगजीन में 1907 में ये एक आर्टिकल छपा था और तब लोगों को पता चला कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिन है ये प्राचीन भारत में हुआ था। ये कुछ 600 BC के आसपास, यानी क्रिस्त के पहले 600 साल पहले एक सुश्रुत ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। तो उनको आज हम प्लास्टिक सर्जरी के फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मानते हैं और उनको हम फादर ऑफ सर्जरी भी मानते हैं। तो क्या हुआ था कि जो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जो ब्रिटिशों के साथ एक कोवास जी करके एक टांगे वाला था और वो लड़ाई के दरमियान उसका नाक काट दिया गया। तो वो कोवास जी जो था वो मैसूर से मुंबई की तरफ निकलने लगा और सातारा के आसपास उसे पता चला कि वहाँ पे कुछ कुम्हार हैं जो वहाँ पे नाक बनाते हैं, जो कटी हुई नाक है उसको बनाते हैं। तो वो वहाँ पे रुका, उसका जो नाक था वो उन कुम्हारों ने बनाया और तब उसके साथ जो सर्जन था
ब्रिटिश आर्मी का, उसने ये देखा और उसने वो डॉक्यूमेंट किया। जेंटलमैन मैगज़ीन में ये पब्लिश हुआ। ये उनका जो एडिटोरियल लेटर है वो जेंटलमैन्स मैगज़ीन में पब्लिश हुआ और तब पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में कुछ ऐसी तरह की सर्जरी होती है जहाँ पे फोरहेड से स्किन लेके नाक बनाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का जो ओरिजिन है वो हमारे भारत से है। उसके आगे फिर प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई वर्ल्ड वॉर के दौरान। तब काफ़ी सारी इंजरीज हुआ करती थी सोल्जर्स को। सो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान प्लास्टिक सर्जरी में एडवांसेस होते गए क्योंकि वो इंजरीज ट्रीट करने के लिए नए नए टेक्निक्स लोगों ने इम्प्लीमेंट किए। और फिर ये बेसिकली अराउंड 1940s 1950s ये प्लास्टिक सर्जरी एक मेन स्पेशलिटी के तरह मेडिकल साइंस में इस्टेब्लिश हो गई। तो अभी हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका स्कोप क्या है, कितना बड़ा है प्लास्टिक सर्जरी। जैसे हमने पहले ही बात किया है कि प्लास्टिक सर्जरी के 2 सब पार्ट्स हैं। एक हो गया रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक हो गया एस्थेटिक सर्जरी। तो एस्थेटिक सर्जरी जो है इसके ज़्यादा सब डिविजन्स नहीं है, पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है उसके काफ़ी सारे सब डिविजन्स हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। तो एक हो गया क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जिसमें हमारा क्रेनियोफेशियल क्या होता है कि चेहरे का और अपना जो स्कल है उसका कंजेनाइटल एनोमलीज यानी जन्मजात उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो वो क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरीज में आ जाता है। उसके बाद हैंड सर्जरी एक अलग सा डिवीजन प्लास्टिक सर्जरी में होता है। उसमें हम हाथ से रिलेटेड इंजरीज, हाथ से रिलेटेड कंजेनाइटल एनोमलीज और हाथ से रिलेटेड बाकी कोई भी बीमारियां हो तो वो हैंड सर्जरी में हम ट्रीट करते हैं। तीसरा पार्ट हो गया कि कैंसर रिकंस्ट्रक्शन हो गया। कॉमनली प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है ओरल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा आपका ना ही आपका अपीयरेंस बट आपका फंक्शन भी रिस्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का लास्ट एक स्पेशलिटी है रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट में, वो है बर्न सर्जरी। तो बर्न सर्जरीज में हम ना ही पेशेंट्स के वुंड ट्रीट करते हैं बट एक कम्प्रिहेंसिव केयर बर्न पेशेंट्स का होता है। तो जैसे पेशेंट जिस दिन एडमिट होता है उसका सलाइन उसको कितना देना है, उसको एंटीबायोटिक देना है, उसके ड्रेसिंग्स करना है, फिर बाद में उसके वुंड्स किस तरीके से हील करने हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन भी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। So another specialization which is a part of reconstructive surgery is trauma reconstruction। तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपका फेस घायल हो गया या आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है, कोई जख्म हो गया, वो फ्रैक्चर में आपका बोन ओपन है, तो ये सब चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आती है, जिसमें हम आपका नर्व्स, आपके टेंडन्स, आपका ऊपर वाला स्किन, अंदर की हड्डी के इश्यूज, ये सब को एक कम्प्रिहेंसिवली प्लान करके उसको ट्रीट करना होता है। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंडर आता है। ये जो एस्थेटिक सर्जरी होता है तो उसमें जैसे हमने बात किया था कि एस्थेटिक सर्जरी का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि आपका सब नॉर्मल है बट आपको वो अपीयरेंस इम्प्रूव करना है। तो कौन सी चीज़ों का अपीयरेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो आपकी नाक हो गई। सो किसी की नाक अगर थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी बड़ी नाक है, तो इसको हम सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ब्लिफेरोप्लास्टी करके एक सर्जरी होता है जिसमें हम आईलिड्स का सर्जरी कर सकते हैं। आपकी एजिंग से रिलेटेड अगर वो आईलिड्स आपके सैग हो गए हैं तो वो आईलिड का सर्जरी हो सकता है। किसी को अगर डबल चिन है, तो जैसे गले में 2 डबल चिन हो गया, तो उसको हम लाइपोसक्शन करके, चिन इम्प्लांट्स करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ही हम फैट ग्राफ्टिंग करके जहाँ पे थोड़ा सा एनहांस करना है, वैसे फेस का शेप थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा और एस्थेटिक बना सकते हैं। कुछ लोगों को एक गाल में डिम्पल चाहिए होता है, वो डिम्पल हम बना सकते हैं। तो फेस में ये सब चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आती है। और एक चीज़ है जो है हेयर ट्रांसप्लांट।
तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि क्या आपका जो गंजापन है उसको हम हटा सकते हैं। आपके जहाँ से आपके बाल झड़ नहीं रहे वहाँ से बाल निकाल के जहाँ पे आप गंजे हो गए हैं वहाँ पे बाल लगाते हैं, तो उससे आपका जो गंजापन है वो दूर हो जाता है। तो ये एक एस्थेटिक सर्जरी का पार्ट हो गया। एस्थेटिक सर्जरी का एक पार्ट होता है जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। लाइपोसक्शन में क्या होता है कि आपकी जहाँ पे भी एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुई है तो वो चर्बी हम उसमें सक्शन करके निकाल देते हैं, ताकि वो जो आपका बॉडी पार्ट है उसको एक नॉर्मल और बेहतरीन शेप दे सके। तो ये लाइपोसक्शन हो गया। फिर उसके बाद आता है कुछ चीज़ें जैसे मॉमी मेक ओवर करके एक चीज़ होती है। तो ये मॉमी मेक ओवर क्या होता है कि जनरली प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल्स है उनके ब्रेस्ट सैग हो जाते हैं, एक पेट में एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्बी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो सैगिंग ब्रेस्ट है उनको ट्रीट करते हैं और आपकी जो पेट में एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा स्किन है, उसको एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी से हम वो उसको निकाल देते हैं। तो जैसे अभी कोई पेशेंट है जिसको अपने ब्रेस्ट के शेप को चेंज करना है, कोई कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको अपना ब्रेस्ट का साइज़ इम्प्रूव करना है, किसी को थोड़ा सा सैगी ब्रेस्ट रहता है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करना है। तो ये जो सर्जरीज है इनको हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट लिफ्ट, ये दूसरी सर्जरी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी के डोमेन में आता है। सो ओवरऑल अंडरगोइंग अ प्लास्टिक सर्जरी ये एक पेशेंट के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जैसे होता है। सोचो किसी को कैंसर की वजह से यहाँ पे गड्ढा हुआ है, उसको हमने ठीक कर दिया, या कोई अपने इंजरी के कारण चल नहीं पा रहा है और उसको हमने नर्व का सर्जरी करके वो चलने लग गया। या ऐसे समझो कि कोई पेशेंट है जिसको गायनेकोमास्टिया है, जिसे हम मैन बूब्स कहते हैं, और उसका सर्जरी करने के बाद वो अभी जिम में वेस्ट में या टी शर्ट पहन के जा सकता है, टाइट टी शर्ट पहन सकता है, उसका बुलिंग बंद हो गया उसके कारण। सो प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी फॉर द पेशेंट एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन को मिलना है। तो अभी ये बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन क्या होता है, तो आप जब भी वो प्लास्टिक सर्जन को मिलने जाओगे तो उसका बाहर बोर्ड के ऊपर या फिर उसके विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसका डिग्री लिखा रहेगा। तो वो आपने ज़रूर देखना है कि उसके पास आइदर MCH प्लास्टिक सर्जरी या DNB प्लास्टिक सर्जरी, ये डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी आजकल देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप बहुत इम्प्रूव हो चुका है। प्लास्टिक सर्जरी हैज़ बिकम मच सेफ़र। हम काफ़ी चीज़ें अभी कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। और हमारे पास पहले ऐसे होता था कि प्लास्टिक सर्जरी का जो अवेयरनेस है वो बस शहरों में हुआ करता था। अभी रूरल एरियाज़ में से भी हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आने लग गए and the awareness is definitely improving and this is the purpose of this video कि हम एक awareness करना चाहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करो। कुछ ऐसे लोग आपको मालूम रहेंगे जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है या वो सोच रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, उनसे ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।